गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं ऑर्डर सीपीसी का ऑर्डर 7 हम लोग पढ़ रहे थे। कल रूल नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। वहाँ से आगे आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ऑर्डर 7 ध्यान दीजिएगा। अब हम रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं एक बार। 4 आपको क्लियर हो गया होगा और रूल नंबर 5 पर एक नज़र डालिए। प्रतिवादी के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना। जो प्रतिवादी है तो क्या उसका दायित्व भी है और अगर उसकी जो लाइबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाद पत्र में यह दर्शित किया जाएगा कि प्रतिवादी विषय वस्तु में हित रखता है या रखने का दावा करता है। देखिए, या तो हित रखता हो या दावा करता हो और वह वादी की मांग का उत्तर देने के लिए अपेक्षित किए जाने का दायी है। तो वादी की जो डिमांड है उसका उत्तर देने के लिए उसको अपेक्षित किए जाने का दायी है कि उसे उसका आंसर देना चाहिए। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। सबसे पहले तो देखिए रूल नंबर 5 पर ऑर्डर नंबर आप कौन सा पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए। ऑर्डर नंबर कौन सा है? ऑर्डर 7 और रूल 5 पढ़ रहे हैं आप। बाद पत्र में यह दर्शित किया जाएगा कि प्रतिवादी विषय वस्तु में हित रखता है या नहीं। पहले तो हित रखने की बात, या फिर हित का दावा करता है और फिर वादी ने जो मांग की है उसका उत्तर देने के लिए वो दायी है। तो ये रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी shown. The plaintiff shall show that the defendant is or claim to be interested in the subject matter and that he is liable to be called upon to answer the plaintiff's demand. तो जो plaintiffs ने डिमांड की है उसका आंसर प्रतिवादी को देना यहाँ पे कंपलसरी रहेगा, मतलब उसे देना चाहिए, ऐसा उसकी लाइबिलिटी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि जो क्लेम किया है जिसमें उसका या तो इंटरेस्ट हो या फिर सब्जेक्ट मैटर हो कोई भी, और इसके लिए अगर वो कुछ भी जो प्रतिवादी अपना वो करना चाहता है कि मेरे इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, या इंटरेस्ट का कोई दावा करता है, तो उस कंडीशन में अगर प्लेंटिफ कोई क्वेश्चन अराइज करता है तो जो उसने प्लेंट लगाया हुआ है वादी ने, इसी बात पे तो लगाया हुआ, या तो इसने इसको कब्जा कर लिया होगा या कोई भी विवाद हो सकता है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए नाम का व्यक्ति ने बी पर केस रजिस्टर्ड किया, तो बी पर केस कोई शौकबस तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ कॉज ऑफ एक्शन बिल्कुल हुआ होगा, मतलब घटना तो कुछ ना कुछ घटी होगी जिसकी वजह से ऐसा किया गया। तो ये जो कॉज ऑफ एक्शन है ना, तो कॉज ऑफ एक्शन के बारे में जैसे यहाँ प्लेंटिफ ने बात लगाया, तो इसके जो प्रति उत्तर है ना वो बी को देना होगा और प्रोसीडिंग में उसे पार्टिसिपेट करना होगा। नेक्स्ट जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 6, ग्राउंड्स ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। लिमिटेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पशंस हैं ग्राउंड्स, उसके लिए कौन कौन से ग्राउंड्स हैं उनकी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड। देखिए, हर केस के लिए एक टाइम पीरियड लिमिटेशन होता है कि इतने टाइम पीरियड में ही वो केस आपको रजिस्टर्ड करना है, जैसे आपने लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा होगा। तो लिमिटेशन एक्ट में कैसे पढ़ा, जैसे उधारी धन के बारे में अगर आप करेंगे तो उसके लिए भी 3 ईयर्स है। लिमिटेशन एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा? पढ़ा है। नहीं पढ़ा। पढ़ा था? अच्छा, तो ठीक है फिर। चलिए, तो उसमें हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका केस कितने टाइम पीरियड में रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन के बाद में। तो यहाँ क्या कहा गया कि जो टाइम प्रेस्क्राइब किया गया था लिमिटेशन का, इतने टाइम पीरियड में केस रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। अगर बाई चांस नहीं होता तो इस सिचुएशन के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पे जैसे देखिए 3 इयर्स तक के लिए धन वसूली वाद के लिए कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। किराएदारी का रेंट का संबंधित है तो उसके लिए भी 3 इयर्स तक आप रेंट वसूल सकते हो, 3 साल के बाद का नहीं वसूल सकते। तो हाँ, अगर जब तक अगर कोई आपने एग्रीमेंट किया है तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि पैसे हम 4 साल के बाद देंगे तो फिर 3 साल का लिमिटेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो जिस डेट में 4 साल लिखा वहाँ से फिर 3 इयर्स का लिमिटेशन स्टार्ट होगा। ये बात क्लियर हुई क्या सभी को? नहीं हुई? देखिए सुनिए, जैसे किसी व्यक्ति ने रेंट पर अपना घर दिया, किराए पर होम दिया रेंट पर, ठीक है,
और उसने फर्स्ट ईयर में कोई किराया नहीं दिया, सेकेंड ईयर में कोई किराया नहीं दिया, और जब थर्ड ईयर में भी किराया नहीं दिया, 4 साल, 5 साल, 6 साल उसने रह लिया, 6वीं साल जब आपने कहा भैया किराया दे दो, वो बोलता है नहीं मेरे पास तो किराया नहीं है। तो फिर इस सिचुएशन के लिए कितने दिन तक का आप किराया वसूल सकते हो? तो एमपी एकोमोडेशन एक्ट एक बना हुआ है, शायद आपने सुना, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण 1961, ठीक है, 1961 ये एक एक्ट बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, रेंट कितना होगा, कितना वसूल सकते हैं, इसके संबंध में इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। तो किराएदार अगर कोई व्यक्ति है तो कहा जाए कि लास्ट 3 इयर्स का, मतलब 6 इयर्स का, 5 इयर्स का और 4th ईयर का, ये किराया तो वसूल सकते हो आप लीगली, क्योंकि जब आपने यहाँ पे, और लेकिन ये जो फर्स्ट का था, सेकंड का था और थर्ड का था, ये नहीं वसूल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बार्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन होता है, या तो एग्रीमेंट करा लिया जाए पहले ही कि कब कितने समय में आप रेंट देंगे। बोले 6 साल बाद इकट्ठा रेंट दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 साल बाद आप पूरा 6 साल का मांग सकते हैं। हाँ, जैसे ही आपने कहा उससे, ध्यान दीजिए, ये 6th, 5th और 4th ईयर का आपने किराया ले लिया, मिल सकता है। आपने उससे कहा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का तो किराया चाहिए, तो उसने कहा दे दूंगा। जैसे ही उसने कहा दे दूंगा ये 6 ईयर्स में, वैसे ही अगर आपने उससे कुछ भी प्रूफ ले लिया, मान लीजिए उससे आपने को कुछ नहीं मिलता है, तो एक सिंपल सा रसीद बना सकते हैं, जैसे कि ये A4 साइज का पेज है और इस पर कुछ भी लिख लो आप, ऐसे कि 3 साल का मैं किराया दूंगा। और यहाँ पे जो राजस्व वाला एक रसीदी टिकट आता है, समझते हैं, राजस्व विभाग का जो रसीदी टिकट आता है, उस रसीदी टिकट को लगा करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए, ऐसा 1 रुपये का जो आता है, और उसके सिग्नेचर करा लीजिए, हो तो 2 गवाह करा दीजिए यहाँ पे। ये रिसिप्ट वैलिड हो जाएगी, भले ही टाइपिंग हो ना हो, लेकिन ये रिसिप्ट वैलिड हो जाएगी। जैसे 1 रुपये का रसीदी टिकट लगा, आधे रसीदी टिकट पे साइन हो और आधे उसके साइन हो, अगर ये रसीद आपके पास है तो बिल्कुल ये फिर ये थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के भी आप वसूल कर सकते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट में एग्जेम्पशंस कैसे होगा, इसके बारे में ये रूल नंबर 6 पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो मैंने एक व्यू आपको बताया हुआ है, इसके साथ आप आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा बताइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना। ग्राउंड्स ऑफ एग्जाम्पशंस फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, where the suit is instituted after the expiration of the period of prescribed, जो prescribed period था वो अगर वो expire हो जाता है by the law of limitation act के according, the plaintiff shall show the ground upon which exemption from such law is claimed। तो अगर यहाँ पर जो ग्राउंड बताए गए हैं एग्जाम्पशंस के, तो जनरली आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं सेक्शन 5 का आवेदन लगाया गया, सेक्शन 5 का आवेदन लगाया गया, उससे एग्जाम्पशंस हो जाता है। तो सेक्शन 5 का आवेदन यही है कि किस कारण से आप एग्जाम्पशंस चाहते हैं, तो वो रीजंस दिए गए हैं। जैसे कोई लीगल डिजेबिलिटी हो जाती है, या हॉस्पिटल में कुछ ऐसे एडमिट हो जाते हैं कि आपको होश ही नहीं रहता है, उसके बारे में आप मांग ही नहीं सकते, तो जितना टाइम पीरियड आपने हॉस्पिटल में बिताया हुआ है अनकॉन्शियस माइंड में रहे, उतना टाइम पीरियड उसमें से लैप्स कर दिया जाता है। या कोई और, जैसे लॉकडाउन हो गया अभी कोरोना ड्यूरेशन में, तो ऐसे में कोई अगर एक्सपायरेशन हुआ है तो उस ड्यूरेशन में भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ टू क्लेम exemptions from the law of limitation। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन कहा गया कि द कोर्ट में परमिटेड द प्लेंटिफ टू क्लेम एग्जाम्पशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन। लेकिन कोर्ट जब परमिशन देगा तभी वैलिड माना जाएगा, ऐसा नहीं कि आप अपने मन में बना लीजिए। आपने एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन देने का मतलब केवल ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन दे दिया है तो उसे एक्सेप्ट ही कर दिया जाए। कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेता है उसे और एग्जाम्पशन के ग्राउंड को अगर ठीक समझता है तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। तो आगे देखिए लिखा है, ऑन एनी ग्राउंड नॉट सेट आउट इन द प्लान। अगर कोर्ट को लगता है कि सेट आउट हो सकता है या नहीं हो सकता है तो कोर्ट चाहे तो इसे खारिज भी कर सकता है। और आगे जरा ध्यान दीजिएगा, आगे क्या बोल रहे हैं, इफ सच ग्राउंड इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द ग्राउंड सेट आउट इन द प्लान। अगर कोर्ट को लगता है कि सेट आउट नहीं हो सकता तो बिल्कुल भी यहाँ परमिशन नहीं दी जा सकती और एग्जाम्पशंस ऑफ द लिमिटेशन में बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जो लोग हिंदी मीडियम के वो लोग भी नजर डालिएगा जरा इस पर, रूल नंबर 6 पर हम नजर डालते हैं। परिसीमा विधि से छूट के आधार क्या है? तो लिमिटेशन एक्ट इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लिमिटेशन एक्ट आपका एडीपीओ में भी आएगा, उसका मैं कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म बनवा दूंगा एक एक करके, उससे कुछ 50% और 70% तक आप एक्ट को कवर कर पाएंगे।
ये मैं शॉर्ट फॉर्म आपको जल्दी ही आपको यहाँ पे बताऊंगा किस टाइप से आपको याद करना है। और शायद मैंने पहले बताई भी थी कि ऐसी लिस्ट बनानी है, आप लोगों ने बनाई भी होगी। पहले जरा ध्यान दीजिए, बनाइएगा गाइस, पहले कभी मैंने बताया आपको, जल्दी से बताओ। सर बताया था ना लिमिटेशन एक्ट के बारे में कि आपको जैसे ना बताया ऐसे आपने। करना है ना। अच्छा ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। नहीं ये तो मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को फिर बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए जो हिंदी मीडियम के हैं वो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें कि परिसीमा विधि के छूट के आधार क्या होंगे। जहां बाद परिसीमा विधि द्वारा विहित अवधि के अवसान के पश्चात, जो टाइम पीरियड बताया गया था उसके पश्चात अगर कोई केस रजिस्टर्ड करता है, संस्थित किया जाता है, वहाँ बाद पत्र में यह आधार दर्शित किया जाएगा कि ऐसी विधि से छूट पाने का दावा किया गया है। फिर अगला, परंतु न्यायालय वादी को बाद में ना दिए गए किसी आधार पर यदि ऐसा आधार बाद में वर्णित आधारों से असंगत नहीं है तो परिसीमा विधि से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकेगा। और अगर उसके असंगत जाता है तो बिल्कुल भी यहाँ परमिशन नहीं दे सकता। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज उसे खारिज भी कर सकता है। चलिए रूल नंबर 7 पर एक नजर डालिए जल्दी से। अंतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन। हर वाद पत्र में उस अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन होगा जिसके लिए वादी सामान्यता या अनुकल्पता दावा करता है, और यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए जो न्यायालय न्याय संगत समझे, जो सर्वदा ही उसी विस्तार तक ऐसे दिया जा सकेगा मानो वह मांगा गया हो। और यही नियम प्रतिपक्ष द्वारा अपने लिखित कथन में दावा किए गए किसी अनुतोष को भी लागू होगा। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं ये। कह रहे हैं कि अनुतोष का निर्दिष्ट रूप से कथन, जो रिलीफ चाहते हैं, रिलीफ का स्पेसिफाइड रूप से वहां पर स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे कि देखें यहाँ पे हर वाद पत्र में, जितने भी वाद पत्र बनाए जाएं उसमें अनुतोष का निर्दिष्ट रूप से कथन होगा। देखिए पूरा आपने वाद पत्र बनाया और रिलीफ नहीं मांगा तो कोर्ट जब तक नहीं मांगोगे आप तो कोर्ट दिलाएगा क्या कि क्या क्या चाहिए आपको। आपने कहा साहब मेरे पैसे दिला दो, मेरा इंटरेस्ट दिला दो, और जो चीजें आप छोड़ देंगे उनको वो क्या मान लेंगे कि जैसे कि आपने दावा त्याग दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि रूल नंबर 7 में, यहाँ पर ये पहली चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 7 में जरा ध्यान दीजिए। तो जो अनुतोष मांग रहे हैं, जो रिलीफ मांगना चाहते हैं, उसका कथन होना चाहिए जिसके लिए वादी सामान्यता या अनुकल्पता दावा करता है। तो जिसमें वादी दावा जो किया हुआ है वो किसी भी प्रकार से, और यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए। यह आवश्यक नहीं कि कोई भी अनुतोष अलग से मांगा जाए जो न्यायालय न्याय संगत समझे, जो सर्वदा ही उसी विस्तार तक ऐसे दिया जा सकेगा मानो वह मांगा गया है। हाँ, कोर्ट की दृष्टि में अगर ऐसा लगता है कि ये भी दिया जाना चाहिए तो बिल्कुल कोर्ट अपने उससे दिला सकता है। और यदि यही नियम प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में दावा किए गए किसी अनुतोष को भी लागू होंगे। तो ये कहा गया, देखिए वादी और प्रतिवादी दोनों पर ही लागू होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिन केसेस में कुछ ज़्यादा ही अति हो जाती है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट को भी लगता है कि जो व्यक्ति था वो अननेसेसरी परेशान हुआ, तो कभी कभी वो बोल देते हैं क्या इसमें कंपनसेशन लिख दूँ, 10 लाख का लिख दूँ, 20 लाख का लिख दूँ। तो क्या है, जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा डरने लग जाते हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो बोले जो कंपनसेशन लिखा जाता है तो जिन ऑफिसर्स की मिस्टेक की वजह से होता है, जनरली उस डिपार्टमेंट को ही भुगतान करना होता है। तो उनकी सैलरी में से या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनमें से कुछ हिस्सा, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट इन लोगों का भी डिडक्ट होता है। तो गवर्नमेंट का जो भी है वो डायरेक्ट पैसे तो दिला दिए जाते हैं लेकिन इनकी सैलरी में से भी डिडक्ट होता है। तो देखिए इसलिए लोग डर डर जाते हैं कि भाई ऐसा कहीं तो नहीं है। तो कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट ऐसा अपने मन से भी करवा सकता है। तो ये रूल नंबर आप 7 में पढ़ रहे थे। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम के, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, कैसे होना चाहिए, स्पेसिफिकली उसको स्टेट किया जाना चाहिए स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, एवरी प्लांट शैल स्टेट स्पेसिफिकली द relief which the plaintiff claims either simply or in the alternative। देखिए या तो उसने क्लेम किया हुआ सिंपली, आइदर सिंपली और द अल्टरनेटिव, किसी भी रूप में उसने किया हो। एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू आस्क फॉर जर्नल और अदर रिलीफ। भले ही ये जरूरी नहीं है कि जर्नल और कोई अदर रिलीफ उन्होंने मांगा हो, विच में ऑलवेज
वी गिवन एज द कोर्ट में थिंक, अगर कोर्ट को लगता है, ठीक लगता है, जस्ट टू द सेम एक्सटेंट as if it had been asked for, and the same rules shall apply to any relief claim by the defendant. अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, कोर्ट को अगर यहाँ ठीक लगता है तो जैसा कोर्ट को ठीक है तो सेम उसको एक्सटेंड करके आगे दिलाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, भले ही वो मांगा गया हो या ना मांगा गया हो। यही रूल एप्लीकेबल होगा किस पर? द सेम रूल शैल अप्लाई टू रिलीफ क्लेम बाय डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट ने भी क्लेम मांगा हुआ है तो बिल्कुल यहीं पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा इन हिज रिटन स्टेटमेंट, भले ही उसने अपने स्टेटमेंट में मांगा हो या ना मांगा हो। और प्लेंटिफ को लगता है तो कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट अपने मन से भी यहाँ पर रिलीफ दिलाया जा सकता है। कैसा? जर्नल हो सकता है ये रिलीफ या फिर कोई अदर रिलीफ भी हो सकता है। क्लियर है गाइस? इतना जल्दी से बताइए, समझ आया कि नहीं? नो आंसर? यस सर। सभी लोगों को बताना है। कंचन जैन मैडम, अच्छा जैन मैडम बोलेंगे, अब कंचन तो होंगे। अच्छा, और इधर कुंवर यस प्रताप जी एंड नेहा मैडम, समझ में आ रहा है कि नहीं? नो रिप्लाई हो रहा है, क्या बात है? आजकल इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में बिल्कुल भी, है कि नहीं? है, अच्छा तो ठीक है। गजेंद्र जी, आदित्य जी, ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिए। आप लोगों के लिए हम एडीपीओ की क्लासेस को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वैकेंसीज के साथ साथ आप लोगों को निकालना है उसको, और उसके लिए टाइम पीरियड हम कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे, हो सकता है नाइट में आपको टाइम मिले, तो ये क्लासेस के लिए आप कंटिन्यू रहिए, क्योंकि एडीपीओ के सब्जेक्ट भी हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम पीरियड में आपको करना होगा। ठीक है, चलो आगे हम जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। चलिए रूल नंबर 8 पर एक नज़र डालिए। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर नंबर, कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? ऑर्डर 7, और रूल कौन सा है? ऑर्डर 7 रूल 8। हाँ, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें पृथक आधारों पर आधारित अनुतोष, जहाँ वादी कई सुभिन्न दावों या वाद हेतुओं के बारे में जो पृथक और सुभिन्न आधारों पर आधारित हैं, अनुतोष चाहता है जहाँ तक हो सके पृथकता और सुभिन्न कथित किए जाएंगे। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि जहाँ वादी कई सुभिन्न दावों का, बहुत सारे दावे हैं उनका, या फिर वाद हेतुओं के बारे में जो पृथक और सुभिन्न आधारों पर आधारित है, अलग अलग आधारों पर जहाँ है और वहां पर वो रिलीफ चाहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ तक हो सके पृथकता और सुभिन्न कथित किए जाएंगे। देखो क्या हो गया यहाँ पे, कई बार जो केस होता है, सिविल केस की हम बात, सिविल केसेस में कॉज ऑफ एक्शन कई हो जाते हैं। कई बार कई, जैसे 1 नंबर का मैटर हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, कई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको डिसाइड करने के लिए कोर्ट में एक साथ लगाया जा सकता है। अगर पार्टीज भी वही हैं और डिफेंडेंट भी, जो दोनों पार्टीज अगर वही हैं तो एक ही केस में इनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ हमें धन कुछ लगाया, मान लीजिए इसी को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें पहले तो धन वसूली चाहिए, फिर हमने कहा साहब हमारा इसमें इंटरेस्ट भी दिलाया जाए, यानी कि ब्याज भी दिलाया जाए। कौन से सेक्शन में दिया है ब्याज से रिलेटेड? 34 में। फिर कहा गया 34। कि साहब हम यहाँ बिजनेस कर रहे थे, हमारी शॉप भी बंद हो गई, हमारी जो दुकान थी उसको भी इसी कारण से बंद कराया गया, जिसमें मैं 2000 रुपये पर डे कमाता था। फिर कहा गया कि मेरी दुकान में आग लगा दी गई, जिससे मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, ऐसे कई कारण है, 5-6 करके ऐसे लगा दिए। तो कहा गया कि इनका मतलब क्या है, तो कोर्ट एक ही दिन में सब ऐसा नहीं करेगा कि एक ही जजमेंट में इसको इसको क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी डिसाइड कर दिया, सेकंड को भी डिसाइड कर दिया, थर्ड को भी डिसाइड कर दिया, 4 को भी डिसाइड कर दिया, 5th को भी कर दिया, 6 को भी कर दिया, कि सबको डिसाइड कर दिया क्या यहाँ पे? देखिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर कोर्ट को लगता है कि सबसे पहले ना इस व्यक्ति का इतना नुकसान हो गया है कि इसके पैसे भी नहीं मिले, इसको इंटरेस्ट भी नहीं मिला, इसकी दुकान भी बंद हो गई, आग भी लगा दी गई, इतना सारा काम हो गया इसका, तो इसका मतलब ये है कि इसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं इंटरिम रिलीफ, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अंतरिम रिलीफ।
ठीक है। तो जो अंतरिम आदेश जो दे करके यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा वो कर दिया जाता है कि चलो भाई सबसे पहले तो ये 5 लाख का जो नुकसान हुआ इसकी भी भरपाई तुम करोगे, 2,000 रुपये इन सबको हम डिसाइड करेंगे। लेकिन जो धन वसूली बात का जो भी मैटर था, तो क्या गया कि स्टार्टिंग में इसे अभी 2 लाख रुपये अर्जेंट में दिए जाए। तो ऐसा कोर्ट कर सकता है, या मान लीजिए पहले पैसे अभी इसको दे दो, इंटरेस्ट की और ब्याज की बात हम बाद में करते हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया, एक बना दिया। तो ये कैसी हो गई, यहाँ पर ये पार्शियली डिक्री मानी जा सकती है। डिक्री जो आपने पढ़ाया बोला ना, पार्शियली यानी कि भागता। भागता का मतलब ये नहीं कि वो दौड़ दौड़ के डिक्री बनाएंगे, जज साहब आगे आगे दौड़ेंगे, पीछे पीछे से डिक्री पे टाइपिंग करने वाले लोग टाइपिंग करेंगे, बोले ऐसे नहीं। यहाँ पार्शली का मतलब है कि आधी कर दी गई यहाँ पर ये इससे, तो ये पार्शली हो गई डिक्री, तो हो सकती है। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा अच्छा तुमने जो आग लगाई थी इसमें 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसकी भी भरपाई करिए। तो यहाँ पर हो सकता है 4th नंबर क्वेश्चन को वो पहले ही डिसाइड कर दें। तो एक ये हो गई डिक्री, एक ये हो गई, तो ये भी पार्सली में काउंट की जाएंगी। बाकी के वो चाहे तो ऐसे, हाँ कोर्ट चाहे तो 1 से लेकर के 6 तक एक ही दिन में कर सकता है, अगर उनके पास ऐसे ग्राउंड्स वगैरह हो तो ऐसा भी कर सकता है। लेकिन रिलीफ में भी वो ऐसे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो जो रूल नंबर आप 8 पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए जरा क्या कहा गया, पृथक आधारों पर आधारित अनुतोष। तो कहा गया कि जहां वादी कई सुभिन्न दावे करता है, बहुत सारे मतलब 6 दावे किए, 6 में से कोर्ट ने कुछ दिला दिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का दिला दिया, बाकी 4 5 6 का बाद में दिलाया, तो ऐसा ये किया जा सकता है। ये रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग है। कौन सा आप ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 7 रूल नंबर, जल्दी से बताओ भाई, बताते नहीं हो। 88 order 7 rule 8. ठीक है, अगला जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड, जो है ना सेपरेट ग्राउंड का, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी लिख लीजिए। वेयर द प्लेंटिफ सीक्स रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट क्लेम, सेवरल क्लेम्स किए गए हैं और कॉज ऑफ एक्शन फाउंडेड अपॉन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स, these shall be stated as far as may be separately and distinctly। देखिए कैसे कर सकते हैं, या तो सेपरेटली भी कर सकते हैं और डिस्टिंक्टली भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो रूल नंबर 8 है, यहाँ दोनों के बारे में से ग्राउंड्स किया गया, जैसे कि आपको अभी जस्ट बताया गया था। चलिए जरा ध्यान दीजिए, रूल नंबर 9, देखिए स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, तो उसे कंफर्म कीजिए प्लीज। बाद पत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया क्या होगी, देखिए जरा ध्यान दीजिए। जहां न्यायालय आदेश करता है कि प्रतिवादियों पर समन की तामील तो ऑर्डर 5 के नियम 9 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऑर्डर 5 और रूल नंबर 9 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें उपबंधित रीति से की जाए, वहां वह वादी को ऐसे आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर सादा कागज पर वाद पत्र की उतनी प्रतियां जितने की प्रतिवादी हैं प्रतिवादियों पर समनों की तामील के लिए अपेक्षित फीस के साथ प्रस्तुत करने पर निर्देश दे सकेगा। तो देखिए जिसने केस रजिस्टर्ड किया है उसकी तरफ से उतने पैसे यहाँ पे जमा करने होंगे जितने भी उसमें वादी हैं। वादी जितने होंगे, जो वादी लोग हैं, जैसे वादी कितने, 1 2 3, मान लीजिए ए बी सी और डी। तो जो वादी है ना, वादी मान लीजिए ये 3 लोग हैं, ठीक है, या एक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। प्रतिवादी कितने हैं यहाँ पर, ए बी सी डी 4। तो चारों को जो समन भेजने में जितना खर्चा आएगा वो किसको पे करना पड़ेगा, वादी, चाहे वो वादी मतलब हम मान लेते हैं कि पार्टी नंबर 1। तो ये जो पार्टी नंबर 1 है, इन पार्टी नंबर 1 को ही इसका पेमेंट करना होगा, तब कोर्ट यहाँ पर इनको समन और वारंट इशू कराएगा सिविल केसेस में, और क्रिमिनल में तो राज्य सरकार के खर्चे पर जाता है। रूल नंबर 10 पर एक नजर डाल दी, बाद पत्र का लौटाया जाना। तो यहाँ नियम 10 ए के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम 10 ए जो है ना, ये हम जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। वादे के किसी भी प्रकरण में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। तो कहा गया कि इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए जो वाद पत्र है, वाद के किसी भी प्रकरण में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिस, इसका मतलब ये कि जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट में लगाया, इसकी सुनवाई कौन कर सकता था, मान लीजिए आपने डायरेक्ट डीजे के कोर्ट में लगा दिया, और सुनवाई कौन कर सकता था, सीजे फर्स्ट, तो वो सीजे फर्स्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि यहाँ पर
डीजे को सुनवाई करनी चाहिए थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जज रहेगा उनको सुनवाई करनी चाहिए थी, या एडीजे को सुनवाई करनी चाहिए थी। इसके लिए कोई प्रेस्क्राइब कोर्ट बनाया गया है, पर सीजे फर्स्ट के पास केस को लगा दिया गया। तो केस क्या होगा, जैसे इनके पास जाएगा तो इस केस को सीधे सीधे ट्रांसफर कर देंगे को, जो उसको सुन सकता हो। वैसे ऐसी गलतियां कम होती हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा केस वहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है तो एक्सेप्ट करने के बाद भी उस केस को वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो केस को सुनने का अधिकार रखता हो। स्पष्टीकरण में जरा ध्यान दीजिएगा। शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, या तो अपीली कोर्ट हो या पुनरीक्षण, जहाँ अपील नहीं होती वहाँ रिव्यू और रिवीजन की प्रोसेस होती है। बाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात, यानी कि जो डिक्री पारित की गई थी उसको अपास्त करने के पश्चात, सेट असाइड करने के पश्चात, इस उपनियम के अधीन बाद पत्र के लौटाए जाने का निर्देश दे सकेगा। तो जब यहाँ पर डिक्री को अपास्त कर दिया, कैंसिल कर दिया, ऐसा सेट असाइड कर दिया गया, तो इस उपनियम के अधीन बाद पत्र जो था उसको लौटाए जाने का निर्देश दे सकेगा। अगला यहाँ पे देखिए सब रूल नंबर 2 पे, रूल नंबर 10 का सब रूल 2, बाद पत्र के लौटाए जाने की पर प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, न्यायाधीश बाद पत्र के लौटाए जाने पर उस पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख को, ये गलत टाइप हो गया, ये लौटाए लिखा हुआ, लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन प्रस्थांकित करके उसको रिटर्न कर देगा कि आपका केस को क्यों यहाँ पर डिक्री अपास्त की गई है और कारण क्या था। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किन उपबंधों के अधीन, तो 10A के उपबंध जो थे उसको थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं। क्या कह रहे हैं कि जहां बाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाना है, लौटाया फिर दोबारा से फाइल किया जाना है। जहां न्यायालय में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति, तो कोर्ट में कब उपस्थित होना है, तो न्यायालय उसके लिए एक नई डेट यहाँ पर प्रेजेंट कर सकता है, दे सकता है उनको। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जहां किसी वाद में प्रतिवादी को उपसंजात होने के पश्चात न्यायालय की राय है कि वाद पत्र लौटाया जाना चाहिए, तो जब यहाँ पर प्रतिवादी उपस्थित हुए हैं तो लग रहा है कि भाई ये जो वाद पत्र है इसे लौटा दिया जाना चाहिए, वहाँ वह ऐसा करने के पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा। तो जो वादी है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका वाद पत्र क्यों लौटाया जा रहा है। दूसरा, यहाँ 10A का जो सब रूल है ना 2, जहाँ वादी को उपनियम 1 के अधीन सूचना दी गई हो वहाँ वादी न्यायालय से क्या क्या मांगेगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। काम है उस न्यायालय को विनिर्देश करते हुए उसमें वाद पत्र के लौटाए जाने के पश्चात प्रस्तुत करने की प्रस्तावना करता है, और खा यह प्रार्थना करते हुए कि न्यायालय उक्त न्यायालय में पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करे, तो जो पक्षकार हैं उनके लिए डेट फिक्स करें। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गा नंबर पर, यह अनुरोध करते हुए कि इस प्रकार नियत तारीख की सूचना उसे प्रतिवादी को दी जाए, आवेदन कर सकेगा। तीसरा पॉइंट, जहां वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन आवेदन किया जाता है वहां न्यायालय वाद पत्र लौटाए जाने के पूर्व और इस बात के होते हुए भी कि उसके द्वारा वाद पत्र के लौटाए जाने का आदेश इस आधार पर किया गया था कि उसे वाद का विचारण करने की अधिकारता नहीं थी। अगला जरा यहाँ पे देखिए, का और खा, इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो का पे देखें, उस न्यायालय में जिसमें वाद पत्र के उपस्थित किए जाने की प्रस्तावना है पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करेगा। तो जो पक्षकार हैं उनको प्रेजेंट होने के लिए डेट फिक्स करेगा कि इस डेट में यहाँ पर उपस्थित हो जाए। अगला देखिए, उपसंजाति की ऐसी तारीख की सूचना वादी और प्रतिवादी दोनों को दी जाएगी। अब यहाँ पे सब रूल नंबर 4 पर नजर डालिए। यहाँ पे जहाँ उपनियम 3 के अधीन उपसंजाति की तारीख की सूचना दी जाती है वहाँ क्या है, इसमें 2 पॉइंट है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। उस न्यायालय के लिए जिसमें वाद पत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात उपस्थित किया जाता है तब तक यह आवश्यक नहीं होगा कि वह बाद में उपसंजाति के लिए समन प्रतिवादी पर तामील करे, समन भेजे या ना भेजे, जब तक कि यह न्यायालय अभिलिखित किए जाने के कारणों से अन्यथा निर्देश ना करे। तो यहाँ पर अगर कोर्ट अगर ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि उसे देना है कि नहीं देना समन के बारे में, तो इसके लिए कोर्ट का सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन रहता है कि भेजना है कि नहीं भेजना, परिस्थितियों को देखते हुए। खा में जरा ध्यान दीजिएगा, उक्त सूचना उस न्यायालय में जिसमें वाद पत्र को लौटाने वाले न्यायालय द्वारा इस प्रकार नियत तारीख को वाद पत्र उपस्थित किया जाता है तो प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए समन समझी जाएगी।
तो यहाँ पे कहा गया, देखिए उक्त जो सूचना थी उस न्यायालय में जिसमें बात को लौटाने वाले न्यायालय द्वारा कोई डेट फिक्स की गई है और उस डेट पे प्रतिवादी यहाँ उपस्थित हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है उपस्थिति के लिए कि ये भी एक समन ही किया गया था उसको, ऐसा उपधारणा कर ली जाएगी। सब रूल नंबर 5 पे नजर डालिए, जहाँ न्यायालय वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन, जो ऊपर पढ़ा आपने उपनियम 2 के अधीन दिए गए आवेदन को मंजूर कर लेता है, वहां वादी वाद पत्र लौटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा। तो जब उसी को दोबारा से मंजूर कर लिया तो फिर उसकी अपील नहीं हो सकती। अगर हम मंजूर नहीं करता तो बिल्कुल उसको अपील में जाने का अधिकार होता। तो आज आपने ये 10A तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिए और इसके बाद के हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन रात को 10 बजे का समय जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए रहेगा, उसमें आप लोग तैयार रहिएगा आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो आज हम फिर यहाँ पे आगे स्टडी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे कल मिलते हैं। जो भी टाइम डिसाइड होगा वो हम आपको फिर से इन्फॉर्म करेंगे। और